स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों जैसा हम लोग को पता है कि झारखंड बोर्ड का मैट्रिक का 23-24 का मॉडल सेट आ चुका है, जिसमें क्या क्या नियम का पालन करना है उसको देखना है। कुल पूर्णांक 80 नंबर होंगे, 20 पूर्णांक के स्कूल से दिए जाएंगे। आज हम लोग गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे कितने प्रश्न आना है। यहाँ सभी प्रश्नों को देना, जो भी कहा गया है उसको पालन करना है। कुल प्रश्न 52 होंगे। 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 4 विकल्प ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक को टिक करना है, चयन करना है। 1 अंक सबका होगा। 31 से 38 तक 8 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 2-2 मार्क्स के होंगे। और 39 से 46 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और 47 से 52 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 5 अंक वाले, उसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। कितने आसान क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में, उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 156 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो उसके गुणनफल को किस रूप में लिखेंगे। इसको बनाना आसान है। अगर हम लोग गुना करके भी देख सकते हैं 156 किस में आ रहा है, या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 156 हमारा है। 156 को अगर हम लोग तोड़े तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, फिर 2 से तोड़े तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 13 तिया 39, 39 को तोड़ेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 13, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार जानना है तो सबसे आसान तरीका हमारा है कि हर को तोड़ दे। अगर हम 15 को तोड़े तो कितना टूटेगा, 3 गुना 5 टूटेगा, और ऊपर में 6 भी है, 3 गुना 5, ये हमारा 6 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 दूना 6 कट जाएगा, बच गया नीचे 5। अगर हर 2 या 5 का गुणनफल हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ भी केवल 5 ही बच रहा है, 3 जो दिख रहा था वो अंश के साथ कट गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, पूरा सेकेंडों में बनने वाला। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में जो दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो हमें पता है शून्यकों की संख्या ग्राफ को देखकर कैसे निकालना है। जो भी एक्स एक्सिस में कटा होगा, जितने भी बिंदु, वही इसका आंसर होगा। यहाँ हम लोग देखें तो कितने जगह पर कटा हुआ है, 1 2 3 4 जगह पर। अगर हम लोग यहाँ देखें तो कितने जगह पर कटा हुआ है, 1, यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, द्विघात बहुपदों x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग कौन होगा। तो सबसे आसान तरीका हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग अगर जानना हो तो हम जो भी इक्वेशन हमारा है उसमें से -b/a कर दें, वही शून्यकों का योग होता है। यहाँ -b अगर बात करें, माइनस तो फॉर्मूला में है और b के जगह पर -7 है, माइनस और माइनस प्लस 7, और a की जगह कुछ नहीं है तो 1 है x² के आगे, तो +7/1 यानी कि 7, हमारा सही हो जाएगा आंसर 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा, वो किस समीकरण से दर्शाया जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग 3 नियम जानते हैं। एक प्रतिच्छेदित रेखा, जिसके केवल एक हल होते हैं, अद्वितीय हल। एक होते हैं संपाती रेखा, जिसमें अनेक हल होते हैं। एक होता है समांतर रेखा, जिसमें कोई हल नहीं होते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है हमारा, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर ना हो, तो ये हमारा समांतर रेखा यानी कोई हल नहीं होता है, ये संपाती रेखा हो जाता है, यानी अनेक हल।
ये हमारा अगर शुरू में ही a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो तो वो प्रतिच्छेदित रेखा यानी अद्वितीय हल। हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न 6 नंबर। हमारा प्रश्न है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 है, इसको किस द्वारा निरूपित करेंगे। जैसा अभी बताएं, अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के साथ तो वो प्रतिच्छेदित रेखा होगा। अगर बराबर हो जाता है और c1/c2 भी बराबर होता है तो संपाती रेखा होगा। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो वे समांतर रेखा कहलाते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन में देखें अच्छा से तो a1 में 1 है और b1 में -1 और c1 में 9 है, a2 में 3, b2 में -2 और c2 में 12 है। अगर हम बात करें a1 में, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2। ये तो बराबर नहीं हुए, 1/3 और 1/2। जब बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदित रेखा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम ऑप्शन से ही जाएंगे। ऑप्शंस के सारे वैल्यूज़ को बैठा कर देखते हैं कितना आता है। ऑप्शन अगर हम बी को बैठाते हैं, इसी तरह 1 बाय 1 अब बैठा सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ कितना है, 2 गुना x है, 2 गुना x का वैल्यू 1 प्लस y कितना है 4, 2 एकम 2 और 4 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जा रहा है 6। हमारा पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा इक्वेशन में बैठा कर देखते हैं, 5 गुना x की जगह क्या रखना है 1, 5 एकम 5 माइनस y की जगह 4, 5 में 4 गया तो 1, यहाँ 1 ही लाना है, यानी हम ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा बी। ऐसे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता तो ऑप्शन सी डी कुछ भी चेक कर लेते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर मिसिंग है, प्रश्न नंबर तो 8 दिख नहीं रहा है, प्रश्न 9 कर दिया गया है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें पावर 2 से ज़्यादा नहीं हो या कम भी नहीं हो। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी हमारा x का पावर 2 होना चाहिए। अगर नहीं बच रहा हो तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शंस को हम लोग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को ही हम लोग मेजर करेंगे। इसका ध्यान लगाने का क्या ज़रूरत है कि पहला ऑप्शन में अगर हम देखें x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a स्क्वायर तो आना फिक्स है, और इधर भी बराबर के इधर भी x² है ना, तो दोनों तरफ x² है तो कट जाएगा, तो x² वाला बचेगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। सेम इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a² तो होना है, इधर भी x² है, ये दोनों कट जाएगा तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला में आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी में आते हैं। इसको देखना बहुत आसान है, बनाने जाएँ तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ a² है यानी x² तो होगा ही, इधर तो x² वाला है नहीं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब रहा बात, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं, तो यहाँ x² है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है तो a³ आ जाएगा। a³ हमारा क्या है द्विघात समीकरण में, पावर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कहा गया है द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। वास्तविक और समान होगी, वास्तविक और असमान होगी, समान होगी या वास्तविक नहीं होगी। हमें पता है, इसके लिए विविधकर निकालना जरूरी है। विविधकर क्या होता है, b² माइनस 4ac चेक करते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, अगर 0 से ज़्यादा हो जाए तो वास्तविक और असमान होते हैं, और अगर 0 से कम माइनस वाला हो जाए तो ये काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। b की बात करें, ax² प्लस bx प्लस c की तुलना करें तो b हमारा +7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 गुना a की जगह पर x² के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और c की जगह पर क्या है 6 है, तो कितना हो गया 49 माइनस 6 चौका 24, यानी प्लस वाला रिजल्ट आ रहा है। जो भी आए हमारा +25 आ रहा है।
तो प्लस वाला आ रहा मतलब 0 तो नहीं आया, तो वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों मूल असमान होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, कहा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। तो वही विविधकर से हम निकालेंगे। मूल कब समान होते हैं, जब विविधकर 0 होते हैं, यानी b² - 4ac क्या होते हैं, 0 होते हैं। b पर क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस का हो या प्लस का हो, स्क्वायर प्लस ही होता है, 16 -4 गुना a की जगह कुछ नहीं, x² के आगे तो 1 है और c की जगह k है, बराबर 0। तो हमारा कितना हो गया, 16 - 4k, 16 - 4 गुना 1, 4 एकम 4 k, 4k बराबर 0। अगर हम लोग देखें 4k उधर लेके जाएं तो 6 बराबर क्या हो गया 4k, 16 बराबर 4k, 4 नीचे आएगा तो 4 चौका 16, k का मान कितना हो जाएगा 4, k का मान हमारा हो जाएगा 4। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि AP 24, 21, 18 का सार्वअंतर क्या होगा। बहुत सरल, बहुत आसान AP का क्वेश्चन। सार्वअंतर होता क्या है, कॉमन डिफरेंस। सार्वअंतर निकालना हो तो सबसे अच्छा क्या है कि उसके पिछले वाला से अगले को माइनस कर देना है, यानी कि 21 से 24 को माइनस कर दें या 18 को 21 से माइनस कर दें, A2 - A1। 21 में से 24 घटाएं तो कितना निकल के आएगा -3, हमारा सही हो जाएगा -3। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि 2, 7, 12 से इसी तरह चलते जाए तो 10वां पद क्या निकलेगा, यानी ये nवां पद, यानी n बराबर 10 दिया हुआ। हमें nवां पद जानना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। ये फार्मूला में बैठा दे तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a हमारा फर्स्ट टर्म को कहा जाता है 2, n कितना दिया है 10 - 1 और d कितना दिया है, तो अगर हम सेकंड से फर्स्ट को भी घटाएं, 7 में 2 घटाए तो कितना हो जाएगा 5, 2 + 10 में गया तो 9, 9 × 5 = 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। हमारा आंसर होगा 47, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज में देखे हैं, संगत भुजा अगर हो तो समानुपाती है और कोण हो तो बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहा गया है त्रिभुज ABC में यदि DE, यहाँ फिगर भी दे दिया है, अगर DE और BC समांतर हो, DE और BC समांतर हो तो BD 7.2 दिया गया है, BD कितना दिया है 7.2 दिया है, AE अगर 1.8 दिया हो, EC अगर 5.4 दिया हो, तो AD का मान क्या होगा। इसका निकालने का क्या पता है कि इतना बटा इतना AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये थेल्स का नियम है। तो सिंपल सा है कि यहाँ अगर हम लोग पॉइंट को ना देखें तो 18 और 54, 18 × 3 = 54, यहाँ 3 गुना हुआ है। आखिर कितना का 3 गुना 72 है, तो 24 × 3 = 72, यानी 2.4 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 16 में आ रहा है, कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है 6√3, AC दिया हुआ है 12 और BC दिया हुआ है 6। B हमारा समकोण, ये B हमारा क्या होगा, कितना डिग्री होगा उसको बताना है। यहाँ AC सबसे बड़ा है 12, यानी अगर ये समकोण त्रिभुज होता AC हमारा क्या होता, कर्ण होता। ठीक है, अगर ये पाइथागोरस को लागू कर रहा है, यानी 6√3 यहाँ है, अगर पाइथागोरस को ये लागू कर दे तो B हमारा 90 डिग्री होगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा, इसका अगर हम स्क्वायर करने जाए 144 होगा। अगर इसका स्क्वायर करने जाए तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का 3, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 108, और इसका स्क्वायर करने जाए तो 36। ये दोनों को जोड़ दें 108 और 36 का तो 144 आ रहा है, यानी पाइथागोरस को लागू कर रहा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी B हमारा क्या हो जाएगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री हमारा हो जाएगा 90 डिग्री इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 17 नंबर में कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत आसान दूरी सूत्र का क्वेश्चन है, चैप्टर 7 से। दूरी सूत्र क्या कहता है, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है,
x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ पर 3 में 1 गया तो -2 और -2 का स्क्वायर भी +4। तो 4 और 4 कितना हो गया 8। 8 से अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 4 दूनी 8, 4 से निकलेगा 2 और √2 रह जाएगा, 2 √2 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। अगर मध्य बिंदु के विषय में पूछे, यहाँ 2 और 5 दिया गया है, 4 और 7 दिया गया है, इसका मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। मध्य बिंदु जानना है तो x और x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। 2 और 4 को जोड़ें, 2 और 4 को जोड़ें तो 6 होगा, 6 का आधा कितना होगा, 2 से डिवाइड करें तो 3। 5 और 7 को जोड़ें, 12, 12 का आधा करें तो कितना होगा 6। हमारा 3,6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, यदि ए का निर्देशांक 0, 0 है, बी का निर्देशांक 5, 0 है, सी का निर्देशांक 0,6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, x1। सबसे पहले फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। x1 में क्या होगा 0, यानी ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, प्लस x2 में 5 और x2 जब लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है y3 माइनस y1। y3 में 6 और y1 में 0 है, 0 है y1 में, प्लस x3 हमारा 0 है तो फाइनल टोटल को 0 ही कर देगा। 1/2, 5 6 हो गया 30, काटे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, आंसर हमारा हो जाएगा 15 वर्ग मात्रक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 15 वर्ग मात्रक। अगला प्रश्न है, साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये साइन के लिए होता है, सेकेंड वाला कोस के लिए और थर्ड वाला टेन के लिए। तो टेन हमारा पूछा हुआ यानी लंब बटा आधार, पी मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर लंब और बी मतलब बेस यानी आधार। अगर हम साइन की बात करें तो हमारा अगर हम ए यहाँ रखें तो हमारा आधार होगा ये, तब ये बी है और ये सी है। टेन ए पूछा हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो साइन क्या होता है p/h। पी हमारा कौन है, ये है 3 और h कितना हो गया 5। अगर हमको आधार जानना है तो पाइथागोरस लगा देंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 16, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट 4, तो हमारा बेस कितना हो गया 4। तो टेन क्या चाहिए p/b, पी में कितना है 3 और बी में कितना हो गया 4, 3/4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट। अगला प्रश्न है, 2 sin स्क्वायर ए बराबर अगर 1 हो तो कौन ए का मान ज्ञात करें। तो इसको बनाने का सही तरीका है कि sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2। sin ए अगर हम लिखें तो स्क्वायर रूट लगाना होगा, यह स्क्वायर हटेगा, ये रूट आ जाएगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2, 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, यानी साइन ए बराबर साइन 45 डिग्री, यानी ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन सही होगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। जैसा पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो हम अगर यहाँ देखें 48 में ये कितना है, कोस 90 माइनस 42 है, 90 माइनस 42 तभी जाकर 48 होगा। जिस तरह साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो इसको हम साइन थीटा की जगह पर 42 यूज कर सकते हैं, साइन 42 और पहले से इधर भी साइन 42 है, दोनों माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, हो जाएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। ये हमारा चैप्टर 9 का है। सबसे पहले एक मीनार है, भूमि के कोई एक बिंदु ले लिए हैं, यहाँ से उन्नयन कोण बनाया जा रहा है कितना डिग्री
30 डिग्री बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो दूरी है वो 30 मीटर है, इसका ऊंचाई निकालने बोला गया है। तो ये हमारा P और ये हमारा B का रिलेशन है। तो अगर हम याद करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमारा P का ये रिलेशन है, परपेंडिकुलर लंब, और ये आधार है। लंब और आधार किस में होता है? टेन में होता है। तो अगर हम टेन 30 डिग्री लेते हैं तो हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब को हम हाइट मान रहे हैं h और आधार का हम 30 लिए हुए हैं, h बटा 30। तो सबसे पहले टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये हमारा तो है 1/√3, 1/√3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3, इधर हो गया h बटा 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 30 ऊपर आ जाएगा, तो h बराबर 30√3। रेशनलाइज करना होगा √3 को, तो √3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30√3, और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 3 दहिया 30, आंसर निकल के आएगा 10√3। हमारा सही ऑप्शन होगा सी नंबर, 10√3। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा अनंत। कहा जा रहा है यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ क्या होगा? PTQ क्या होगा? PTQ सबसे पहले अगर हम बात करें, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच लंब होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 तो 180 हो ही गया। यानी किसी भी बाह्य बिंदु पर बना कोण दो स्पर्श रेखाओं पर और अंतरित कोण दोनों मिलकर एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यानी 110 में कितना घट रहा है? 70। तो हमारा ये यहाँ पर कितना डिग्री आने वाला है? 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो 110 और 70 180 हो गया, इधर भी 90 90 180, 360 चतुर्भुज है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से अगर बराबर किया गया है, तो वृत्त का त्रिज्या का रिलेशन क्या होगा? वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा? इधर 2, यानी r का वैल्यू हो जाएगा 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहा जा रहा है अगर एक घोड़ा को बांध दिया गया है 7 मीटर लंबी रस्सी से और एक घास के मैदान में छोड़ दिया गया है, वह भाग जिस पर यह चरेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात करें, घोड़ा का रस्सी है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर लेकर एक वृत्त का निर्माण करेगा, चारों तरफ घूम के खा सकता है। तो ये त्रिज्या हो गया 7 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई का मान होता है 22/7, r² यानी 7 × 7 अगर कर दें 7 7 कट जाएगा, 22 7 154 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 154 वर्ग मात्रक, यानी यहाँ मीटर में है तो मीटर²। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, 154। 28 नंबर में है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ये एक घनाभ है। घनाभ में विकर्ण जो निकाला जाता है, जो सबसे लंबी बांस हम लोग रख सकते हैं वो क्या होता है? √L² + B² + H²। अगर L² की बात करें, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। B² यानी 9 का स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 9 9 जा 81, और 8 का स्क्वायर करें तो 64। सबको जोड़ दें कितना आ जाएगा? 4 1 5 और 4 9, 4 8 12 और 6 18, हाथ में 1 1 और 1 2, 289। किसका हो जाएगा ये? 19 का तो होगा नहीं, 9 9 81 1 होता है, यानी हमारा 17 का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आते हैं 29 नंबर। उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो एक होता है से कम प्रकार का त्वरण, एक ग्राफ बनता है इस तरह से। एक होता है से अधिक प्रकार का त्वरण। तो अगर हम बात करें ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता होने के लिए, प्रायिकता हमेशा जो घटनाएं होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर असंभव घटना में, या 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है,
ये निश्चित घटना में 1 होती है, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये ऊपर में छोटा है, यानी कि 0 पॉइंट कुछ देगा। 15% परसेंट हटा दे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर में छोटा ही हो गया। 1.5 1 से ज़्यादा दिख रहा है, ये हमारा असंभव है, ये घटना नहीं हो सकती है। ये हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी तरह से प्रश्नों को देख लीजिए, इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। यहाँ पूछा गया अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बहुत आसान। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, इससे भी बनाया जा सकता है। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं, इसमें भी बनाना है। ये भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखें। अगर एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष में एक्स का वैल्यू 0, वाई का मान 0, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ है, वाई के जगह पर क्या है 0 है, एक्स अक्ष बोले तो एक्स कोमा 0, इससे समतुरस्थ है ये भी और ये भी। आराम से हम लोग, अगर ये हमारा P है, ये A और B है, तो PA या AP प्लस BP कर दें, AP बराबर BP, तो हमारा निकल के आ जाएगा। इसमें वैल्यू बैठाना है, बन के निकल के आ जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है, केंद्र से दूरी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। पहले जैसे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, उसके हिसाब से फिर से हम लोग बनाएंगे। चतुर्थांश दिया गया, इसका भी क्षेत्रफल बहुत आसान है। ये सारे क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है। अभाज्य संख्या एक पासे को फेंका गया, पासा में कितने होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 2, 3 और 5, 3/6 यानी 1/2। विषम संख्या में भी 1/2, दोनों में 1/2 आंसर सीधा। और इसमें अतिलघु में भी 6 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। ये 3 कितने मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स के होंगे, देख सकते हैं प्रश्न। फिर है हमारा 4 प्रश्न जो 5-5 नंबर के होंगे, ये भी बहुत आसान। विविधकर मूलों की प्रकृति द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उसमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखियाँ उनके समान अनुपात में विभाजित करती है। आसान है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 9 से क्वेश्चन है, ये चैप्टर 13 से क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुलक बनाने के एक नियम है, माध्य माध्यक बहुलक से एक प्रश्न रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी मैट्रिक इस बार लिख रहे हैं सबको शेयर कर दें। धड़ाधड़ इस तरह का सारा वीडियो मिलेगा और कमेंट पे ज़रूर बताएं, और इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। कैसा लगा वो सारा कुछ कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।